नमस्कार और द डीप डाइव के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग और वित्त की दुनिया के एक ऐसे पुर्जे पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, शायद इस्तेमाल भी किया हो, पर उसकी बारीकियों पर उतना ध्यान शायद नहीं दिया। हमारे पास एक स्रोत है जो इसका मतलब चेक का एक संक्षिप्त परिचय देता है और हमारा काम है इस परिचय से ज्यादा समझ निकालना। तो आज हम बात कर रहे हैं चेक की। स्रोत इसे एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहता है, तो इस बातचीत का हमारा लक्ष्य है इस स्रोत के आधार पर चेक की अवधारणा को समझना। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा क्यों नहीं है, ये एक आदेश की तरह कैसे काम करता है और इसके जो आम उपयोग बताए गए हैं वो क्या दिखाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। स्रोत शुरू करता है एक बुनियादी परिभाषा से। चेक एक प्रकार का बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट शब्द ये सिर्फ उपकरण से कुछ ज्यादा है ना? हाँ बिल्कुल। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि ये बैंकिंग सिस्टम का एक मान्यता प्राप्त एक औपचारिक दस्तावेज है। ये कोई ऐसे ही लिखा पढ़ी नहीं है। इसकी एक कानूनी और प्रक्रियात्मक अहमियत है। बैंक इसे पहचानते हैं और कुछ शर्तों के साथ इस पर कार्रवाई करते हैं। स्रोत कह रहा है कि ये बैंक के जरिए भुगतान का एक तरीका है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट शब्द इसे वजन देता है। ये नियमों के तहत काम करता है। सोचिए, अगर ये बस एक नोट होता तो बैंक इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेता? सही कहा। तो ये इंस्ट्रूमेंट वाली बात इसे एक औपचारिक दायरे में रखती है। अच्छा, अब स्रोत आगे कहता है कि ये एक व्यक्ति को अपने बैंक खाते से किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को भुगतान करने का आदेश देता है। ये आदेश शब्द ये तो काफी शक्तिशाली लगता है। मतलब एक आम आदमी बैंक जैसी बड़ी संस्था को आदेश दे रहा है। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, ये आदेश शब्द ही असल में चेक के काम करने का सार है। स्रोत इसे और साफ करता है जब वो कहता है कि ये एक लिखित आदेश होता है। यहाँ दो बातें खास हैं, लिखित और आदेश। लिखित होने का मतलब है कि ये एक रिकॉर्ड बनाता है, पक्का रिकॉर्ड। ये कोई हवाई बात नहीं, एक दस्तावेज है जिसे देखा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। सोचिए, उस जमाने में जब फोन ईमेल आम नहीं थे, तब ये कितना पक्का तरीका था किसी दूर बैठे इंसान या संस्था को पेमेंट का निर्देश देने का। और आदेश होने का मतलब ये सिर्फ एक गुजारिश नहीं है कि प्लीज पेमेंट कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक निर्देश है, एक तरह का हुक्मनामा समझिए। स्रोत कहता है, चेक जारी करने वाला अपने बैंक को भुगतान करने के लिए कहता है। यहाँ कहता है का मतलब सिर्फ बताना नहीं, बल्कि निर्देश देना है। चेक जारी करने वाला, जिसे हम ड्रॉअर कहते हैं, वो अपने बैंक यानी ड्रोई को अधिकृत कर रहा है और निर्देश दे रहा है कि उसके खाते से पैसा निकालो। ये दिखाता है खाताधारक और बैंक का रिश्ता। खाताधारक पैसे का मालिक है और बैंक उसका संरक्षक है, उसके निर्देशों को मानने वाला। बैंक इस आदेश को मानने के लिए एक तरह से बाध्य है, बशर्ते खाते में पैसा हो और चेक ठीक से भरा हो। ये दिलचस्प है। तो ये लिखित आदेश ऐसे ही नहीं दिया जाता। स्रोत साफ करता है कि भुगतान कहाँ से होना है, जारीकर्ता के अकाउंट से, मतलब अपने अकाउंट से। ये बात पेमेंट प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भुगतान को सीधे जारी करने वाले के पैसों से जोड़ता है। बैंक अपनी जेब से नहीं दे रहा, वो ग्राहक के खाते से पैसा निकाल रहा है। इसका मतलब है कि इस आदेश को पूरा करने के लिए खाते में पर्याप्त पैसा होना जरूरी है। अगर पैसा नहीं है तो बैंक ये आदेश मान नहीं सकता और चेक वो बाउंस हो जाता है, जिसके अपने नतीजे होते हैं। ये चेक को एक जिम्मेदारी वाला इंस्ट्रूमेंट बनाता है। आप बस ऐसे ही चेक लिखकर नहीं दे सकते। आपको पक्का करना होता है कि खाते में पैसा है। ये कैश देने से अलग है, जहां लेन देन उसी वक्त खत्म। चेक में भुगतान का वादा है जो बाद में पूरा होगा, और ये वादा खाते के फंड्स पर टिका है। और सिर्फ कहाँ से भुगतान होगा ये ही नहीं, स्रोत ये भी बताता है कि कितना भुगतान करना है, एक निर्दिष्ट राशि। इस पर क्यों जोर दिया गया है? क्योंकि देखिए, वित्त में मीशो और स्पष्टता सबसे जरूरी है। निर्दिष्ट राशि का मतलब है कि पेमेंट की रकम बिल्कुल तय होनी चाहिए, अंकों में भी और शब्दों में भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सोचिए, अगर रकम साफ ना हो, लगभग इतने रुपए या कुछ हजार, तो बैंक कैसे पेमेंट करेगा? ये अस्पष्टता तो धोखाधड़ी का दरवाजा खोल सकती है। चेक का जो फॉर्मेट है वो पक्का करता है कि राशि साफ लिखी जाए, जिससे छेड़छाड़ मुश्किल हो। ये उस आदेश की सटीकता को पक्का करता है। बैंक को पता होता है कि ठीक कितनी रकम देनी है। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि चेक एक औपचारिक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक लिखित आदेश है
जो जारीकर्ता के खाते से एक तय रकम का भुगतान करने के लिए बैंक को दिया जाता है। अब सवाल है कि ये भुगतान किया किसे जाता है? स्रोत कहता है दूसरे व्यक्ति या संस्था को। इसका क्या महत्व है? हाँ, तो इसका महत्व है भुगतान के लचीलेपन में, उसके दायरे में। ये दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, दोस्त, मकान मालिक, रिश्तेदार। और संस्था का मतलब है कि आप इसे बिजनेस, दुकान, सरकारी विभाग, स्कूल, इन सबको पेमेंट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चेक को पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के लेन देन के लिए सही बनाता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि चेक ने कैसे व्यापार और निजी फाइनेंस को आसान बनाया। ये पैसे को फिजिकली लिए बिना एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे तक पहुंचाने का एक सुरक्षित और औपचारिक तरीका देता है। कैश में आप आमतौर पर व्यक्ति को ही देते हैं, लेकिन चेक से आप किसी कंपनी या संगठन के नाम भी भुगतान कर सकते हैं। ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी था। और आपने पहले औपचारिक और रिकॉर्ड की बात की थी। क्या ये प्राप्तकर्ता के साफ उल्लेख से भी जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। चेक पर प्राप्तकर्ता मतलब पेई का नाम साफ लिखा होता है। ये न सिर्फ बैंक को बताता है कि पैसा किसे देना है, बल्कि ये लेन देन का एक स्पष्ट रिकॉर्ड भी बनाता है। किसने किसको कितना पैसा दिया, ये सब उस दस्तावेज में दर्ज हो जाता है। ये हिसाब किताब रखने, अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाने और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, बिना रिकॉर्ड के बड़े पेमेंट का हिसाब रखना कितना मुश्किल होता। चेक ने इसका एक सरल समाधान दिया। ये सिर्फ पेमेंट का साधन नहीं, पेमेंट का सबूत भी बन गया। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है जब हम इसके उपयोग पर आते हैं। स्रोत बहुत सामान्य उदाहरण देता है। चेक का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि बिल का भुगतान, खरीदारी करना या किसी को भुगतान करना। ये सामान्य उदाहरण क्या दिखाते हैं? बिजली, पानी, फोन बिल, किराया, इन सब के लिए चेक एक स्टैंडर्ड तरीका था। आप डाक से बेच सकते थे या ऑफिस में दे सकते थे। खरीदारी करना, दुकानों पर खासकर बड़ी खरीदारी के लिए ज्यादा कैश ले जाना सुरक्षित नहीं था या सुविधाजनक नहीं था। चेक ने एक विकल्प दिया। किसी को भुगतान करना, ये पर्सनल लेन देन कवर करता है, जैसे किसी का उधार चुकाना, तोहफा देना या किसी सर्विस के लिए पेमेंट करना। तो संक्षेप में ये उदाहरण दिखाते हैं कि चेक ने मॉडर्न इकोनॉमी के लगभग हर पहलू में भुगतान को मुमकिन और सुविधाजनक बनाया, खासकर उस दौर में जब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं था। ये कैश का एक सुरक्षित और दस्तावेजी विकल्प था। तो ये सिर्फ एक पेमेंट मेथड नहीं था, इसने आर्थिक गतिविधियों को एक नया आयाम दिया। लेकिन उस लिखित आदेश वाले पहलू पर लौटते हैं। आपने पहले कहा था कि यह पारंपरिक बैंकिंग संदर्भ में महत्वपूर्ण है। क्यों? बैंक सिर्फ एक लिखे हुए दस्तावेज पर इतना भरोसा क्यों करते थे? देखिए, इसका संबंध है ऑथेंटिकेशन मतलब प्रमाणीकरण और सुरक्षा से। पारंपरिक बैंकिंग में जहां हमेशा आमने सामने वेरिफिकेशन मुमकिन नहीं था, एक लिखित दस्तावेज खास तौर पर खाताधारक के हस्ताक्षर के साथ पहचान और इरादे का सबसे पक्का सबूत माना जाता था। हस्ताक्षर, सिग्नेचर, एक यूनिक पहचान की तरह काम करता था। बैंक कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो खाताधारक के नमूना हस्ताक्षर से चेक पर किए गए हस्ताक्षर का मिलान करें। ये प्रक्रिया पक्का करती थी कि भुगतान का आदेश वाकई खाताधारक ने ही दिया है, किसी और ने धोखे से नहीं। बिना इस लिखित साइन किए हुए दस्तावेज के बैंक के लिए वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन होता कि पेमेंट अधिकृत है या नहीं। इसने लेन देन को सुरक्षित बनाया और झगड़ों को कम करने में मदद की। तो हस्ताक्षर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि सुरक्षा की एक अहम कड़ी थी। उस समय की तकनीक को देखते हुए ये समझ आता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम स्रोत से मिली सारी जानकारी को एक साथ देखें तो चेक की पूरी तस्वीर क्या उभरती है? स्रोत के आधार पर तस्वीर ये उभरती है कि चेक एक बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये सिर्फ पैसे भेजने का तरीका नहीं, बल्कि एक औपचारिक लिखित आदेश है जो खास निर्देशों के साथ आता है। किसे देना है, कितना देना है, किसके खाते से देना है। ये जारीकर्ता के अधिकार अपने पैसे पर और बैंक की जिम्मेदारी निर्देश मानने को दिखाता है। ये लेन देन का रिकॉर्ड बनाता है, वेरिफिकेशन के लिए हस्ताक्षर पर निर्भर करता है और पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के पेमेंट्स के लिए एक बहुमुखी टूल का काम करता है। ये पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम का एक आधार स्तंभ रहा है, जिसने कैश पर निर्भरता कम की और व्यापार को आसान बनाया। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत हमें बताता है कि चेक भुगतान के लिए एक औपचारिक लिखित बैंकिंग आदेश है। ये साफ निर्देश देता है और लेन देन को अधिकृत और डॉक्यूमेंटेड करता है। एकदम सही। ये इसकी बुनियादी कार्यप्रणाली और महत्व को दर्शाता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। और यहाँ श्रोताओं के लिए ये समझना क्यों ज़रूरी है? मतलब आजकल तो हम यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट्स के ज़माने में हैं। चेक शायद उतना आम ना लगे अब।
देखिए, बात सही है कि तकनीक बदल गई है, लेकिन वित्तीय लेन देन के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वो वही रहते हैं। ऑथराइजेशन, वेरिफिकेशन, फंड्स की उपलब्धता और रिकॉर्ड रखना। चेक इन सिद्धांतों का एक फिजिकल रूप था। इसे समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि आज की डिजिटल प्रणालियां किन समस्याओं को हल कर रही हैं और वो किन पुराने समाधानों पर बनी हैं। जैसे आज ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उसी प्रमाणीकरण की जरूरत को पूरा करते हैं जो कभी हस्ताक्षर करता था। डिजिटल रिकॉर्ड उसी दस्तावेजीकरण की जरूरत को पूरा करते हैं जो चेक देता था। इसलिए चेक जैसे बुनियादी साधनों को समझना हमें मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम्स की गहरी समझ देता है और ये भी दिखाता है कि पैसों का लेन देन समय के साथ कैसे बदला है। यह हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक अहम हिस्सा है। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। यानी अतीत को समझकर हम वर्तमान को बेहतर जान सकते हैं। निश्चित रूप से। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जैसा कि आपने कहा, हम डिजिटल भुगतान के युग में हैं, जहां लेन देन तुरंत हो जाता है, ज्यादातर अदृश्य रूप से। ऐसे में स्रोत में बताया गया चेक, जो एक फिजिकल लिखित आदेश है और जिसमें वक्त लगता है, उसकी स्थायी भूमिका क्या हो सकती है? क्या ये सिर्फ कुछ खास कानूनी जरूरतों, बड़े लेन देन या उन लोगों के लिए ही रह जाएगा जो डिजिटल तकनीक से उतने सहज नहीं हैं? या फिर इसकी जो अवधारणा है, एक स्पष्ट, लिखित, ऑथराइज्ड निर्देश, क्या वो किसी नए रूप में डिजिटल दुनिया में जिंदा रहेगी? ये सोचने वाली बात है कि इस लिखित आदेश की जो कानूनी और व्यावहारिक अहमियत स्रोत बता रहा है, वो आज के इस तेज डिजिटल लेन देन के दौर में कैसे बदली है या बदल रही है? क्या हमने रफ्तार और सुविधा के लिए कुछ खो दिया है जो चेक देता था, जैसे कि पेमेंट रोकने की क्षमता या एक फिजिकल सबूत? वाकई एक सोचने वाली बात है। क्या तेज हमेशा बेहतर होता है या कुछ पुराने तरीकों में अब भी कोई मूल्य छिपा है? इस गहरे विश्लेषण और चेक की बुनियादी बातों को समझने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद कि वे इस चर्चा में शामिल हुए। उम्मीद है इस बुनियादी स्रोत के विश्लेषण से आपको वित्तीय दुनिया के इस जाने पहचाने लेकिन महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में कुछ नई जानकारी और सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे।